नॉक्स कहता है, मैडी क्या तुम दोनों ने पहले ही बेबी पैदा कर लिया? मैडी कहती है, बकवास करना बंद करो और अंदर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर दो, पूरा मोहल्ला देख लेगा। नॉक्स कहता है, ये बच्ची तो काफ़ी बड़ी है। तुम हिज हाइनेस के साथ रिलेशनशिप में कितने टाइम से हो? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मैडी कहती है, एस्टेड थोड़ी देर के लिए इस अंकल के साथ रहना, अगर ये कुछ अजीब करे तो इसे काट लेना। नॉक्स कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है मैं बच्ची के साथ क्या करूँगा? मैडी कहती है, मैं सुबह होने से पहले तुम्हें लेने वापस आ जाऊँगी और मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे अंकल यूलिकियन के साथ वापस आऊँगी, पिंकी प्रॉमिस। फिर एस्टेड स्माइल करके प्रॉमिस करती है। मैडी कहती है, ओह तुम कितनी क्यूट हो। नॉक्स, इसके साथ अच्छे से रहना, बच्ची काफ़ी शांत है इसलिए ज़्यादा अनोइंग मत होना, समझे? नॉक्स कहता है, अंकल यूलिकियन, तो ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। मैडी, क्या हो रहा है? क्या तुम मुझे बिना एक्सप्लेन करे चली जाओगे? फिर मैडी चली जाती है। नॉक्स कहता है, क्रैप, ये सच में चली गई। हेलो किड, मेरा नाम नॉक्स है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम मुझे पूरी बात बताओगी? लेकिन सोचता है, मैडी की वजह से मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ कि काम में बहुत पीछे रह गया हूँ। मैडी ने कहा था कि मुझे इतनी मेहनत करना छोड़ देना चाहिए और लोगों को भूखा रहने देना चाहिए ताकि मैं ऐसा बास्टर्ड लगूं जिसके बदलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन फिर उसे अपने डैड की बात याद आती है। उसके डैड कहते हैं, यूलिकियन, हम इम्पीरियल फैमिली में इसलिए पैदा नहीं हुए क्योंकि हमने कोई अच्छा काम किया था, हम इस पोजीशन में अच्छा करने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए बहुत सारी ज़िंदगियों का बोझ हमारे कंधों पर है। यूलिकियन कहता है, हम हैं, लेकिन अगर ये मेरे लिए बहुत भारी हो जाए तो फादर, ये पपी भी मेरे लिए बहुत भारी है। उसके डैड कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ज़िंदगियाँ भारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, पपीज़ की ज़िंदगी भी हर ज़िंदगी का बोझ बराबर होता है। यूलिकियन, का तुम जानते हो मेरा काम क्या है? यूलिकियन कहता है, आप क्राउन प्रिंस हैं, लेकिन क्या ये भी एक जॉब होती है? उसके डैड कहते हैं, हाँ ये भी एक जॉब है, मुझे इस पोजीशन पर अपॉइंट किया गया है इसलिए ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे कंधों पर इस कंट्री का बोझ उठाना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह। मेरा फ़र्ज़ लोगों की रक्षा करना और उनके साथ खुशियाँ बांटना है। यूलिकियन कहता है, आपका फ़र्ज़? फिर हमें उसके डैड का फेस दिखाया जाता है। वो कहते हैं, हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। यूलिकियन सोचता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। मैं आज रात भी नहीं सोऊंगा, लेकिन अभी जो काम मुझे करना है वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। फिर उसे मैडी की बात याद आती है। मैडी कहती है, बेब क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओह माय, ये तो टेस्टी लग रहा है। क्या तुमने आज न्यूज़पेपर में हमें देखा? फिर प्रेजेंट में देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। वो सोचता है, और वैसे भी मैं इस हाल में सो नहीं सकता, क्या वो आज भी वापस नहीं आएगी? 3 दिन हो गए हैं। यूलिकियन कहता है, फिलिप कहता है, नो योर हाइनेस, मिस मैडी अभी तक वापस नहीं आई हैं। ये एग्जैक्टली 49 बार है जब आपने मुझसे ये पूछा है, अगर आप एक बार और पूछेंगे तो वो 50 बार हो जाएगा। क्यों ना आप आज रात के लिए काम ख़त्म करके थोड़ी देर नींद ले लें, वैसे भी कोई अर्जेंट काम नहीं है। यूलिकियन कहता है, फिलिप मुझे हॉनेस्टली समझ नहीं आ रहा कि मैडी बिना कुछ बताए इतने लंबे टाइम के लिए चली क्यों जाती है। जाने से पहले मुझे बताना इतना मुश्किल है क्या? क्या बस इतना कहना भी मुश्किल है कि वो आज जल्दी वापस आ जाएगी या उसे देर हो जाएगी? फिर मैडी की बात याद करता है। मैडी ने कहा था, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। यूलिकियन सोचता है, क्या ये उसके लिए हमेशा मेरे साथ रहना और कभी न जाना है? फिलिप कहता है, योर हाइनेस, आप कल भी पूरी रात जाग रहे थे और मुझे यकीन है मिस मैडी भी चाहेंगी कि आप अच्छे से सोएं। यूलिकियन सोचता है, हाँ वो बहुत शार्प और ऑब्जर्वेंट है, इसलिए वो तुरंत समझ जाएगी कि मैं जागता रहा हूँ, लेकिन शायद उसे ये कभी समझ नहीं आएगा कि मैंने वो स्लीपलेस नाइट उसका इंतज़ार करते हुए बिताई हैं। काश उसे समझ आता कि कोई है जो मैडी नाम की इंसान की जेन्युइनली केयर करता है, ना कि मैडी नाम की मास्टर स्कैमर और फेक फियांसे की। लेकिन क्योंकि वो ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद या हमारी मील के बाद वाली वॉक्स के तुरंत बाद चली जाती है, हमें कभी बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। आखिर उसे इतना बिज़ी क्या रखता है? फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर अचानक आंखें खोलता है और मैडी को देखता है।
मैडी कहती है आपकी मैडी वापस आ गई। यूलिकेन कहता है तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने दिया, मुझसे दूर रहो। मैडी कहती है ओ डियर बेब, क्या तुम इन्हीं कपड़ों में सोते हो? शायद हमें अपने कॉन्टैक्ट में कुछ और ड्यूटीज़ भी ऐड कर लेनी चाहिए। यूलिकेन खुद को ढकते हुए कहता है बकवास बंद करो और अपने रूम में जाकर सोओ। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कितने दिनों से गायब थी और इतनी देर से वापस आकर सीधे मेरे बेड में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैडी कहती है ये सुनकर लगता है अगर मैं पहले वापस आ जाती तो हमारे बीच कुछ हो सकता था। यूलिकेन कहता है मैडी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैडी कहती है क्या हुआ? यूलिकेन ब्लश करते हुए कहता है मुझे लगता है मेरा हार्ट अभी फेल होने वाला है। वो सोचता है क्या हो रहा है, मेरा हार्ट इतना फास्ट बीट क्यों कर रहा है? मैडी कहती है तुम क्या कह रहे हो? तुम हरकुलस थोड़ी हो जो खुद ही अपनी डायग्नोसिस कर सको। यूलिकेन कहता है हिप्पोकेरेट्स होता है, हरकुलस नहीं, और हिप्पोकेरेट्स का मतलब होता है वेस्टर्न मेडिसिन के एक पियोनियर जिन्होंने एंशिएंट मेडिकल नॉलेज को कंसोलिडेट किया था और अब ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। वो सोचता है मुझे लगता है ये पीटीएसडी है। पीटीएसडी होता है पास्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो मतलब पास्ट में ट्रॉमा हो जाता है ना, उसके अटैक्स वगैरह पड़ते हैं, उसको बोलते हैं पीटीएसडी। शायद मैडी को किसी को हार्म करते हुए देखने की वजह से मेरी ट्रॉमेटिक रेस्पॉन्स हो रही है, इसीलिए जब भी मैं मैडी को देखता हूँ मेरा हार्ट इतनी ज़ोर से बीट करता है। अब इसे कौन बताए? मैडी कहती है ओ राइट, चाहे तुम हिप्पोकेरेट हो या इम्पोर्टेंट, मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। लेकिन कहता है इम्पोर्टेंट का इस सिचुएशन से क्या लेना देना है? और इम्पोर्टेंट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो सेक्सुअल फंक्शन के मामले में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करता हो। मैडी कहती है तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो? अब जब तक ये सच नहीं है तब तक फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? नो वंडर लास्ट टाइम हमने बेड को 4 बार हिलाया था। खाली गाड़ियाँ ही सबसे ज़्यादा शोर करती हैं। यूलिकेन कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दिखाकर खुद को प्रूव कर सकता हूँ। मैडी कहती है खाली गाड़ी आ रही है। यूलिकेन कहता है बस करो, अगर तुमने सच में देख लिया तो इतनी सरप्राइज़ हो जाओगी कि डर के भाग जाओगी। फिर वो दोनों ज़मीन पर बैठकर हंसने लगते हैं। यूलिकेन सोचता है गुड ग्रीफ, इतना चिंता कराने के बाद भी मुझे टीस करने की इसकी हिम्मत तो देखो। लेकिन फिर भी मैं मैडी के साथ ही सबसे कंफर्टेबल फील करता हूँ, उसके साथ मैं ऐसे मीनिंगलेस कन्वर्सेशन कर पाता हूँ। मैंने हमेशा डिग्निफाइड और कंपोज रहने की कोशिश ही की है, यहाँ तक कि जब मैं ट्रबल मेकर होने का प्रिटेंड करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं किसी को भी मुझे नीचा दिखाने नहीं दे सकता। मैडी कहती है एनीवेज मैं हमारी क्यूट लिटिल एस्ट्रेड से मिली थी बेब। यूलिकेन कहता है फिर उसे रियलाइज़ होता है एस्ट्रेड इम्पॉसिबल, और कहता है क्या? फिर से बताना तुम किससे मिली थी? मैडी कहती है मैंने कहा मैं एस्ट्रेड से मिली थी, तुम्हारी वीकनेस से। तुम्हें अपनी वीकनेस को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते डियर क्लाइंट, कोई उसे नोटिस करके इसका फ़ायदा उठा सकता है। यूलिकेन कहता है तो तुमने क्या किया? मैडी कहती है नेचुरली मैंने ये इंश्योर किया कि कोई भी तुम्हारी वीकनेस का फ़ायदा ना उठा सके। यूलिकेन कहता है क्या ये तुम्हारी हॉबी या कुछ है? तुम्हें किसी की वीकनेस ढूंढकर उसके खिलाफ यूज़ करना पसंद है? तुम कितनी लो और पिटी हो सकती हो। मैडी कहती है बेब सारा ब्लेम मुझ पर मत डालो, मुझे बुरा लगेगा। हम दोनों एक दूसरे की वीकनेसेस हो जानते हैं, है ना? ये उन लोगों की लाशों के बारे में बात कर रही है जिनकी यूलिकेन ने अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर दी थी। यूलिकेन कहता है मैंने ऐसा तुम्हें भागने से रोकने के लिए किया था। मेरी वीकनेस तुम हो। जिस पल मैंने तुम्हें सबके सामने प्रपोज किया था उसी पल तुम मेरी वीकनेस बन गई थी। मैडी कहती है नो बेब, हमने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर एक डील की थी, याद है? इसलिए हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। तुम अपनी फियांसे से एक बच्चे को कैसे छुपा सकते हो? यूलिकेन कहता है मुझे हंसाओ मत। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मेरी रियल फियांसे होती तब भी मैं तुम्हें एस्ट्रेड के बारे में बताता? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ होता कि उस बच्चे को एक कॉन आर्टिस्ट से मिलवाता? मैडी कहती है ओह रियली, फिर तुमने एस्ट्रेड के घर को इतना एक्सेसिबल क्यों रहने दिया? जितना मैंने देखा कोई भी वहाँ घुसकर बच्चे को मार सकता था। यूलिकेन कहता है क्या तुमने उस बच्चे को हर्ट किया? तुमने ऐसा कैसे किया? मैं एस्ट्रेड की प्रोटेक्शन कर रहा था तो तुमने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता था कि एस्ट्रेड भी मेरी तरह अपनी ज़िंदगी मौत से भागते भागते गुजारे। मैं उस बच्चे के लिए यही करने की कोशिश कर रहा था।
क्या तुमने एस्टर को मार दिया? मैडी कहती है नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने उस बच्चे को छुपा दिया। अब मुझे समझ आया, कोई शक नहीं कि तुम अपनी सर्वाइवल को लेके इतने ऑब्सेस क्यों हो। ये रिवेंज के लिए है, तुम एस्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? यूलिकिन कहता है तुम क्या कह रही हो? क्या तुम इसी बारे में सोच रही थी? तुमने मेरे पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन की और मेरे बारे में पूछताछ भी की इसी वजह से कि मैडी कहती है मैं बस क्यूरियस थी कि तुम इतनी मेहनत करके क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे। यूलिगन कहता है क्या तुम हमेशा ऐसी ही हो? जब तुम्हें किसी पर डाउट होता है तो तुम उसका बैकग्राउंड चेक करती हो, उसकी वीकनेस ढूंढती हो और फिर अजीब से क्वेश्चन पूछती हो। क्या इसी तरह तुम काम करती हो? मैडी कहती है हाँ, मैं इसी तरह काम करती हूँ। मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, चाहे कोई मेरे सामने रोए या कितना भी बेचारा लगे। कौन जानता है कि वो मेरी पीठ के पीछे क्या करेगा। इसे रोकने के लिए मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है और ये इंश्योर करना पड़ता है कि मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं इसी तरह बिज़नेस करती हूँ। यूलिकिन सोचता है बिज़नेस, उसने सही कहा, उसके लिए ये सब बिज़नेस है। मैडी कहती है तो अब अगर तुम एस्टर को देखना चाहते हो तो जल्दी चलो। तुम्हारे फेंट हर्ट के लिए मेरे पास एक और शॉकिंग न्यूज़ है, इसलिए खुद को रेडी रखो। यूलिकिन कहता है तो तुम कह रही हो कि एस्टर को अब्यूज़ किया जा रहा था? मैडी कहती है हाँ, एस्टर इतने ठंड के मौसम में भी सिर्फ पतले कपड़े पहनी हुई थी और उस बच्चे की पाम्स और काल्प्स पर भी हल्के स्कार थे। डर के मारे कि अगर तुम्हें पता चल गया तो उन्हें मार दिया जाएगा। शायद वो लोग सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने एस्टर को एक पतली रॉड से मारा होगा ताकि कोई बड़े मार्क्स ना रहें। यूलिकिन कहता है उनकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने मेरे पहले से इन्फॉर्म करने का फ़ायदा उठाया, जबकि मैं सिर्फ सेफ्टी के लिए उन्हें पहले बताता था। मैडी कहती है मुझे बताओ, लेकिन अब्यूज़ से भी ज़्यादा सीरियस एक और प्रॉब्लम थी। जब तक मैं वहाँ पहुँची दूसरे गेस्ट पहले से ही वहाँ आ चुके थे। एक्चुअली उन्होंने एस्टर और नैनी को होस्टेज बना रखा था, लेकिन अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एस्टर की नज़र से बच के मैंने उन्हें एक फ्लैश में ख़त्म कर दिया। यूलिकिन कहता है तुम्हें लोगों को मारने की स्टोरियाँ सुनाना सच में पसंद है? मैडी कहती है हाँ, मज़ा आता है और मिशन भी सक्सेसफुल हुआ आफ्टर ऑल। यूलिकिन कहता है क्या? मैडी कहती है मैंने तुम्हारी वीकनेस प्रोटेक्ट की। मैंने वो चीज़ ढूंढ ली जो तुम मुझसे छुपा रहे थे और फिर भी उसकी प्रोटेक्शन की, इसलिए मेरा मिशन कंप्लीट सक्सेसफुल था। मुझे खुद पर बहुत प्राउड है, मैं टोटली अमेजिंग हूँ। यूलिकिन कहता है किसी ने तुमसे ऐसा करने को कहा ही नहीं था, इसलिए तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। मैडी कहती है ओह कम ऑन, एक ट्रू प्रोफेशनल प्रॉब्लम की रूट कॉज ढूंढता है और उसे सॉल्व करता है, चाहे क्लाइंट को पूरी सिचुएशन का पता हो या नहीं। मुझे बैक एली फिक्सर यूं ही नहीं कहते, मैं कोई वेस्ट नहीं हूँ आफ्टर ऑल। यूलिकिन कहता है वेस्ट, इसका क्या मतलब है? मैडी कहती है क्या? यूलिकिन कहता है तुमने कहा कि तुम वेस्ट नहीं हो, ये वर्ड यूजुअली लोगों के लिए यूज़ नहीं होता। मैडी कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। यूलिकिन कहता है ठीक है तो छोड़ो। वो सोचता है वो क्या था, क्या उसने अभी गलत वर्ड यूज़ किया था, लेकिन फिर उसने इस सिचुएशन में वेस्ट वर्ड क्यों यूज़ किया। यूलिकिन कहता है तो तुमने नैनी के साथ क्या किया? क्या तुम उसे एस्टर के साथ लेकर आई? मैडी कहती है नहीं, वो पहले ही मर चुकी है। यूलिकिन कहता है क्या तुमने उसे मार दिया क्या? मैडी कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी, मुझे लगता है क्रॉकटन ने खुद उसे मार दिया। यूलिकिन कहता है बकवास, क्रॉकटन ही था जिसने उस नैनी को ढूंढा था। चाहे उसे पता चला हो कि वो एस्टर को अब्यूज़ कर रही थी, लेकिन वो किसी को गुस्से में आकर मार देने वाला इंसान नहीं है। मैडी कहती है इसीलिए तुम फूल हो बेब, तुम अभी भी अपने फ्रेंड पर पूरा ट्रस्ट करते हो, है ना? ये सच है कि क्रॉकटन ने उस नैनी को हायर किया था जैसा तुमने कहा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि उसने उसे सिर्फ वही काम करने के लिए हायर किया था? जब असैसिन्स घर में घुसे, नैनी ने एस्टर को लेकर भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि वो क्रॉकटन के आने का और उसे बचाने का वेट कर रही थी। और अगर एक नैनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले बच्चे की प्रोटेक्शन करना है तो मान लो वो ऐसा नहीं कर सकती थी। फिर भी क्या ये अजीब नहीं था कि वो एक ऐसे इंसान के रेस्क्यू का वेट कर रही थी जो नॉर्मली सिर्फ वीकेंड पर विज़िट करता था। अब आता है बेस्ट पार्ट, मैंने उन असैसिन्स में से एक से इंटेरोगेशन किया और पता लगाया कि वो उस इंसान से मिलने जा रहा था जिसने उन्हें हायर किया था। तुम्हें क्या लगता है जब मैं असैसिन बनकर पेमेंट लेने पहुंची तो वहाँ कौन मेरा वेट कर रहा था?
तुमने सही कहा बेव, तुम्हें धोखा दिया गया है। फिर एक दिन पहले देखते हैं, कोई एस्टेड को लेकर खड़ा होता है और प्रेजेंट टाइम वाली मैडी कहती है, तुम सीधे अपने डियर बेस्ट फ्रेंड के बिछाए हुए ट्रैप में जा गिरे। मैडी एस्टेड से कहती है, तुम्हें समझ आ रहा है एस्टेड, अब से तुम्हें ऐसा दिखाना है जैसे तुम रोने वाली हो। मैं बहुत दुखी हूँ। फिर से एस्टेड भी सैड फेस बना लेती है। सैड फेस कम क्यूट फेस ज़्यादा लग रहा है। मैडी कहती है, वाह तुम एक्टिंग में बहुत अच्छी हो, फ्यूचर में मेरा बिजनेस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती। ओके चलो अपनी छोटी सी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। मैं बहुत डरी हुई इंसान हूँ और तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो, समझ गई। तो अभी तुम्हें डर के मारे कांपना चाहिए क्योंकि तुम्हें एक बहुत ही डरावनी इंसान ने किडनैप कर लिया है। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी आंखें बंद करूँगी, ठीक है। जब तुम अकेली हो जाओ तो बस 100 तक काउंट करना, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए वापस आ जाऊँगी। फिर मैडी उस आदमी से पूछती है जिसे उसने पहले मारा था कि जिस काम के लिए तुम्हें हायर किया गया था, उस आदमी से तुम्हें कहाँ मिलना था। मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जहाँ तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं। वो आदमी कहता है, कल्डेरोन स्ट्रीट बिल्डिंग 3। फिर मैडी वहाँ आ जाती है और सोचती है, अब चलो अपनी छोटी सी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। और सामने से क्रॉकटन आ जाता है। मैडी कहती है, मुझे बाकी के पैसे दो। क्रॉकटन कहता है, तो ये वही कमीना है जिसका नैनी ने जिक्र किया था और उस लेटर में होता है, डियर क्लाइंट, अगर तुम्हें बच्चा वापस चाहिए तो हमें वादे की गई रकम से 3 गुना पैसे दो और तय की गई जगह पर मिलो। क्रॉकटन नैनी से पूछता है, ये नोट किस कमीने ने छोड़ा है। नैनी कहती है, लेकिन मुझे लगा था कि आपने उसे भेजा था सर क्रॉकटन। फिर उसे उनकी तरफ से भेजा गया होगा। उसने मुझसे बड़ी बेशर्मी से झूठ बोला कि उसके बड़े बॉस ने उसे उन लोगों से निपटने के लिए भेजा था जिन्होंने उनकी परमिशन के बिना काम एक्सेप्ट किया था। क्रॉकटन कहता है, तो तुम कह रही हो कि एक कचरा इंसान यहाँ आया, उसने दावा किया कि उसे उसके बड़े बॉस ने भेजा है, असैसिन को मार दिया और बच्चे को अपने लिए पैसे लेने के लिए ले गया। नैनी कहती है, हाँ सर क्रॉकटन, आपने सही कहा। लेकिन तब तक क्रॉकटन उस नैनी को मार देता है और सोचता है, हालांकि मुझे अपने हाथ खून से रंगना पसंद नहीं है, फिर भी मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ कि नैनी को असैसिन्स ने बिल्कुल वैसे ही मार दिया जैसे प्लान किया गया था। वैसे भी यूलिकियन को कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा। और मैडी से कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम पैसे खुद रखना चाहती हो, लेकिन क्या तुम्हें पहले काम पूरा नहीं करना चाहिए था। मैडी कहती है, चाहे जो भी हो, मैं बच्चे को सुरक्षित यहाँ ले आई हूँ ना। क्रॉकटन सोचता है, मुझे चिंता थी क्योंकि हालत की वजह से बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अच्छी बात है कि मुझे कोई दिखने वाली चोट दिख नहीं रही है। और कहता है, एस्टेड यहाँ आओ। एस्टेड सोचती है ये अंकल क्रॉकटन की आवाज़ है। क्रॉकटन उसे पैसों का बैग देता है और एस्टेड उसके पास चली जाती है। वो कहता है, इसे उठाओ ना, तुम इसे चेक नहीं करोगी क्या। तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें ओरिजिनल अमाउंट से 3 गुना पैसे चाहिए थे। मैडी कहती है, मैं क्लाइंट के जाने के बाद इसे उठाने वाली थी, लेकिन शायद मैं अभी चेक कर लेती हूँ। तभी क्रॉकटन उस पर अटैक कर देता है। एस्टेड सोचती है, ये मैडी के चिल्लाने जैसा था क्या। एक्टिंग का गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ और देखती है मैडी के खून निकल रहा होता है। क्रॉकटन कहता है, कोई बात नहीं एस्टेड, मैंने बुरे इंसान को संभाल लिया है। वो इंसान बुरा था, इसलिए मुझे उसे सज़ा देनी पड़ी। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था। एस्टेड, क्या तुम समझ रही हो। और एस्टेड डर जाती है। फिर क्रॉकटन मैडी का मास्क उतारता है और देखता है वो मैडी नहीं होती। एस्टेड सोचती है, ये मैडी नहीं है। क्रॉकटन कहता है, क्या ये कौन है। और सोचता है, अच्छा चीज़ें उम्मीद से अलग हो गई हैं, लेकिन अब बच्चा पूरी तरह मेरे हाथ में है और कोई ज़िंदा गवाह भी नहीं है। मैं काम ख़त्म होने के बाद सारे हायर्ड असैसिन को मारने वाला था, इसलिए अब एक और को मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बस एस्टेड को कहीं बहुत दूर छुपाना है। मैं उसकी लोकेशन अपने तक रखूँगा और कि उसके इनर सर्कल में कोई स्पाई है और फिर वो सिर्फ मेरी कठपुतली बनकर रह जाएगा। और कहता है, क्या तुम ठीक हो एस्टेड। मैं तुम्हें एक सेफ जगह लेके जा रहा हूँ, सो मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। अगर तुमने इसे उतारा तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देख पाओगी और तुम बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगी।
चलो चलते हैं, और उसे एक जगह ले जाके कहता है अंदर जाओ और वहीं रहना, और दरवाज़ा बंद कर देता है। एस्ट्रिड एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है और सोचती है मैं ठीक रहूँगी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था वो वापस आएंगी, वो पहले मैडी नहीं थी, वो ठीक होंगी। और रोते हुए सोचती है उसने मेरे से कहा था कि मैं 100 तक काउंट करूं जब मैं अकेली रह जाऊं तो, और फिर मैडी मेरे पास आ जाएंगी। फिर एस्ट्रिड काउंट करती है 1 2 10 20 92 93 94 और अपनी आंखें खोलती है। नॉक्स कहता है ओ तो तुम उठ गई, क्या हुआ, क्या तुम मैडी को ढूंढ रही हो? चिंता मत करो, मैडी इन बातों की पक्की है। एस्ट्रिड सोचती है मुझे चिंता नहीं है, मुझे पता है कि वो हमेशा अपने वादे निभाती हैं, बिल्कुल पहले की तरह जब वो अचानक सामने आई थी और मुझे फिर से बचा लिया था। तभी मैडी कहती है एस्ट्रिड मैं वापस आ गई, तड़ा ये तुम्हारे अंकल हैं। एस्ट्रिड उसे देखकर खुश हो जाती है और जाके यूलिकियन को हक करती है और सोचती है मैडी के पास सुपर पावर्स हैं, इसलिए मेरे अंकल ने उसे मेरे पास भेजा। फिर 3 साल पहले देखते हैं, यूलिकियन की कैरेज के सामने कोई आ जाता है। वो कहता है क्या हुआ, तुमने कैरेज अचानक क्यों रोक दी? कोचमैन कहता है मुझे नहीं पता योर हाइनेस, एक औरत अचानक हमारा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। यूलिकियन कहता है एक औरत? तभी वो कैरेज की विंडो पर नॉक करती है और एक लेटर देती है। यूलिकियन उसे लेकर सोचता है क्या ये एम्परर की तरफ से कोई मैसेज है, और लेटर में होता है डियर ब्रदर प्लीज़ मेरे बच्चे की मदद करो, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो मर जाएगा, प्लीज़ मेरी मदद करो और उसे बचा लो। उसका नाम एस्ट्रिड है, वो 4 साल का है। जब से उसने अपने फादर की डेथ देखी है तब से उसने बोलने की एबिलिटी खो दी है। यूलिकियन फिर उस औरत को देखता है और सोचता है लुविडिया। फिर बताया जाता है जिस दिन क्राउन प्रिंस का पैलेस जलकर बर्बाद हो गया था मेरी ट्विन सिस्टर बिना किसी निशान के गायब हो गई। मैंने चाहे जितनी भी बार अपनी मदर से पूछा, उन्होंने कभी नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी, इसलिए मैंने मान लिया था कि वो मर चुकी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लुविडिया जिंदा है। और कहता है काइल मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या तुम हमें थोड़ी प्राइवेसी दे सकते हो? फिर कोचमैन वहाँ से चला जाता है और फिर वो उसके पास जाके कहता है तुम कैसी हो लुविडिया, इतने सालों तक मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो, तुमने अभी तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और तुम्हारी शादी कब हुई? और मदर तभी वो एस्ट्रिड को यूलिकियन को दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। यूलिकियन कहता है लुविडिया रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो, तुम अभी कहाँ रह रही हो, और तुम्हारे हस्बैंड की डेथ से तुम्हारा क्या मतलब है लुविडिया? बट वो वहाँ से भाग जाती है और फिर यूलिकियन एस्ट्रिड को देखता है जो कि ठीक कंडीशन में नहीं होती है। बताया जाता है कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि लुविडिया कहाँ थी, लेकिन अब तक वो मर चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रॉबरी गलत हो गई हो, लेकिन स्लम के बीच एक छोटी सी ख़राब झोपड़ी को कोई चोर टारगेट करे ये मुमकिन नहीं था। यूलिकियन वहीं ज़मीन पर गिर के कहता है लुविडिया ये लुविडिया नहीं हो सकती, मैं इतने सालों बाद तुम्हें दोबारा देख पाया था, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, ये समझ नहीं आ रहा लुविडिया। और बताया जाता है लुविडिया को शायद पता था कि वो मरने वाली है, इसलिए उसने एसिड को मुझे दे दिया और भाग गई ताकि वो अकेली मरे। वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी। कहीं कहीं सन लिखा है, कहीं कहीं डॉटर लिखा है, मुझे नहीं पता, वो क्या पता नहीं ट्रांसलेशन में गड़बड़ है या पता नहीं। फ्यूनरल को बिल्कुल चुपचाप रखा गया क्योंकि वो पहले से ही ऑफिशियली डेड थी। मैं उसे अपने पेरेंट्स के पास दफन नहीं कर सकता था, और एस्ट्रिड रोया भी नहीं, वो कभी मुस्कराया भी नहीं, और बस जिंदा रहने के लिए जितना ज़रूरी था उतना ही खाना खाता था। किसी डॉक्टर के पास एस्ट्रिड की अफासिया को ठीक करने का कोई तरीका नहीं था जो उसके फादर की डेथ को देखने की वजह से हुआ था, और मैं एस्ट्रिड की तरफ देख भी नहीं पाता था क्योंकि वो बिल्कुल लुविडिया जैसी दिखती थी। वो मेरी वजह से मरी थी, मैंने एस्ट्रिड के पेरेंट्स को उससे छीन लिया। और कहता है लुविडिया मेरी जगह मर गई थी क्योंकि मेरी अचानक डेथ उन नोवेल के बीच में हंगामा मचा देती जो मुझे सपोर्ट करते हैं। हद से ज़्यादा आगे मत बढ़ो, ये उनका मुझे वार्निंग देने का तरीका था कि मैं सब कुछ छोड़ दूं और रुक जाऊं। क्रॉकटन एस्ट्रिड का ख्याल रखना मेरी तरफ से, उसे किसी ऐसी जगह छुपा दो जहाँ कोई उसे ढूंढ ना सके, और उसे ज़िंदा रहना ही होगा। और बताया जाता है उसके बाद मैं कुछ बार उससे मिलने गया, लेकिन एस्ट्रिड बस मुझे देखता रहा, मुझे देखकर खुश होने का कोई साइन नहीं दिखाया। मुझे लगा इतनी छोटी उम्र में उसके साथ जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स
ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए थे, उन्हें देखते हुए ये नेचुरल था। मुझे कभी नहीं पता था कि वो इतनी खुशी से हंस सकती है। और सामने देखता है मैडी और एस्ट्रिड को हंसते हुए। एस्ट्रिड कितना बड़ा हो गया है, लेकिन मैं अभी भी वैसा ही हूँ जैसा 3 साल पहले था। मैडी कहती है, एस्ट्रिड तुमने अभी तक वॉशअप नहीं किया। हम आधा दिन बाहर रहे थे, तो चलो तुम्हें साफ़ कर देते हैं। उफ, तुम कितनी स्मेली और गंदी हो। यूलिकिन कहता है, नहीं, मैं एस्ट्रिड को नहलाऊंगा। मैडी कहती है, कम ऑन, तुम छोटी लग सकती हो, लेकिन तुम ऑलरेडी 7 साल की हो, इसलिए रिडिकुलस मत बनो। यूलिकिन कहता है, तुम क्या कह रही हो। मैडी कहती है, इस वजह से तुम नोबल्स बिल्कुल होपलेस हो। तुम सब में सेंस की कमी है। 7 साल की एज में वो बेसिकली पूरी तरह बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें उसे नहलाने नहीं दे सकती। एस्ट्रिड, मुझे बताओ, तुम नहीं चाहती ना? तुम्हारे अंकल तुम्हें नहलाए हैं ना? क्या ये अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा? तुम किसी के साथ नहा बात लेना चाहती हो, अपने बोरिंग अंकल के साथ या मेरे साथ, सुपरनेचुरल पावर वाली मेज के साथ? फिर एस्ट्रिड मैडी को हग करती है। मैडी कहती है, ये मुझे भी ये अच्छा लगेगा। तुम्हारे अंकल रिडिकुलस हैं, चाहे उन्हें तुम कितनी भी अडोरेबल लगो, वो 7 साल की लड़की को कैसे नहला सकते हैं। चलो एस्ट्रिड। यूलिकिन कहता है, क्या रुको मैडी, लेकिन तक मैडी जा चुकी होती है। यूलिकिन कहता है, क्या वो अभी क्लोजेट के अंदर चली गई? नॉक्स कहता है, क्या हुआ बॉस? मैडी बच्चों को नहलाने में बहुत अच्छी है। यूलिकिन कहता है, तुम किसे बॉस बुला रहे हो, और ये प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो देखता है और कहता है, रुको, क्या तुम वही हो? नॉक्स कहता है, क्या तुमने नोटिस कर लिया? यूलिकिन कहता है, तो फिर वो बूढ़ा आदमी जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, क्या वही ऑरेंज कलर बालों वाला आदमी था जो काफ़ी टाइम से मैडी को डेट कर रहा था? तुम और सोचता है, तो फिर वो कभी लवर्स थे ही नहीं। नॉक्स चिल्ला के कहता है, क्या? प्लीज़, मुझे उम्मीद है तुम वो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हो जो मुझे लग रहा है तुम कर रहे हो। भगवान के लिए ये मत करो। ये जानना कि कोई सच में सोचता है कि मैडी और मैं उस तरह के रिलेशनशिप में हैं, मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। यूलिकिन सोचता है, लेकिन उसके रिएक्शन से लगता है कि उसे हमारे कॉन्टैक्ट के बारे में नहीं पता। तो क्या ये सीक्रेट सिर्फ मैडी और मेरे बीच है? मुझे लगता है मुझे अपने रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉक्स कहता है, क्या सिर्फ मैडी के बारे में सोचते ही तुम्हारे मुंह पे मुस्कुराहट आ गई? उम्मीद है तुम दोनों को कभी अपना मैनर छोड़ना ना पड़े, लेकिन ये सोचना कि इस रिलेशनशिप की वजह से लोगों की ज़िंदगियां खतरे में पड़ रही हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। यूलिकिन कहता है, ये ठीक है, चलो वो किसी भी तरह की इंसान हो, मैडी के लिए मेरी फीलिंग्स नहीं बदलेंगी। जिसे सुनकर नॉक्स को गूज़बम्स आ जाते हैं और कहता है, लेकिन तुम कह रहे थे ना कि एक और भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या इशू है? यूलिकिन कहता है, ओह वो। तभी मैडी लात मार के क्लोजेट का डोर खोलती है और कहती है, हे, ये बच्चा एक लड़का है। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट थोड़े दिन बाद लाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो माई डीपेस्ट सीक्रेट मानवा है, मैं उसे पहले ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उसके शायद 2-3 पार्ट आएंगे तो उसका सीज़न 2 ख़त्म हो जाएगा। और जिसने माई डीपेस्ट सीक्रेट मानवा नहीं देखी है, तो मैं कहूँगी प्लीज़ उसे जाके देखो, वो बहुत अच्छी है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था और जब उसका प्लॉट टेस्ट आया था, मैं सच बता रही हूँ, मैं कैसे बताऊँ तुम लोगों को, तुम लोग उसे पढ़ो, मतलब उसकी वीडियो देखो, और वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर उसके बाद मैं ये माई मैड फेक मैरिज विद मैडी वाली मानवा का एक्सप्लेनेशन करूँगी, क्योंकि तब तक वो ख़त्म हो जाएगी इस वजह से। और उसका सीज़न 2 फिर मैं कभी देखूँगी, कब डालूँ, जैसा उस पर रेस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं उसका सीज़न 3 डाल दूँगी। वेल, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।